नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्र ने देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी। राष्ट्रीय राजधानी में पूरे सैन्य सम्मान और 17 तोपों की सलामी के साथ जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की गाथा ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि लोकतंत्र ने लोगों की आकांक्षाएं पूरी की हैं और आगे भी करता रहेगा। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में कल सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इससे लगभग 29 लाख किसान लाभान्वित होंगे। काबुल में फंसे 110 भारतीयों और अफगान नागरिकों को विमान से नई दिल्ली लाया गया। पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, रामायण, महाभारत तथा भगवद गीता भी लाई गई। सरकार ने राज्यसभा को बताया, इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें कम करने के लिए देश में एडवांस केमिस्ट्री सेल के निर्माण के लिए उत्पाद से संबद्ध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई। केंद्र ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण मास्क के कम उपयोग पर चेताया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 131 करोड़ 18 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। समाचार संध्या में मनोज के साथ मैं मुकेश कुमार। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का अवश्य पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। देश के प्रथम प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत का आज पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ नई दिल्ली के बरार स्क्वायर के शवदाह गृह अंतिम संस्कार कर दिया गया। 17 तोपों की सलामी देने के साथ ही जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया। इन दोनों का तमिलनाडु में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिपिन रावत की दोनों पुत्रियों कृतिका और तारिणी ने मुखाग्नि दी। जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत के पार्थिव शरीर को उनके सरकारी आवास 3 कामराज मार्ग से लेकर शव यात्रा आज शाम बरार स्क्वायर पहुंची। फूलों से सजी तोपगाड़ी में तिरंगे में लिपटे ताबूत में पार्थिव शरीर रखे गए थे। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत के अंतिम दर्शन करने के लिए शव यात्रा के पूरे मार्ग पर हजारों की संख्या में लोग नम आंखों से खड़े थे। तीनों सेनाओं के कर्मी देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को सलामी देने के लिए मार्च करते हुए चल रहे थे और सम्मान में ड्रम वादक विदाई धुन बजा रहे थे। समूचे रास्ते में लोग भारत माता की जय, जनरल रावत अमर रहें और उत्तराखंड का हीरा जैसे नारों से जय जयकार कर रहे थे। सैन्य सम्मान के साथ किए गए अंतिम संस्कार में सेना के 800 कर्मियों ने हिस्सा लिया। बरार शवदाह गृह में जनरल रावत के प्रति सम्मान में सभी वर्गों के लोगों ने बड़ी संख्या में नम आंखों से उन्हें विदाई दी। नई दिल्ली से सौभाग्य की रिपोर्ट के साथ मैं चंद्रिका जोशी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों ने भी अंतिम विदाई दी। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन और ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एल्सिस ने भी बरार स्क्वायर शवदाह गृह जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। श्रीलंका, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के सैन्य कमांडर भी बरार स्क्वायर में उपस्थित थे। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, ब्रिगेड भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
ब्रिगेडियर एल.एस. लिद्दर का अंतिम संस्कार आज सवेरे किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली छावनी के बरार स्क्वायर में ब्रिगेडियर एल.एस. लिद्दर को श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक चौधरी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ब्रिगेडियर लिद्दर को श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्रिगेडियर लिद्दर की भी इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जांच कराने के लिए तीनों सेनाओं के संयुक्त दल का गठन कर दिया है। इस हादसे में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। वायुसेना के सूत्रों ने बताया कि जांच का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल वायुसेना एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में जांच दल गठित करने के आदेश दिए थे। जनरल बिपिन रावत के बारे में अपमानजनक ट्वीट करने वालों के खिलाफ कर्नाटक सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने कहा कि पुलिस को कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है। श्री बोम्मई ने बताया कि दुर्घटना में एकमात्र बचने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बेंगलुरु स्थित कमांड हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकतांत्रिक तौर तरीकों और संबंधित व्यवस्था को और बेहतर बनाने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें समावेश, पारदर्शिता और मानवीय गौरव को और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में ही नागरिकों की आकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं और मानवीयता का विकास हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत इन मूल्यों को बढ़ावा देने के कार्य में सभी लोकतांत्रिक देशों के प्रयासों में भागीदार बनने के लिए तैयार है। श्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा लोकतंत्र के लिए शिखर बैठक को आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सदियों के औपनिवेशिक शासन भारतीयों की लोकतांत्रिक चेतनाओं को कभी दबा नहीं सकता। श्री मोदी ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता से भारतीयों में फिर से लोकतांत्रिक चेतना जागी है, जिससे पिछले 75 वर्षों में लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण की ये गाथा सर्वोपरि रही है। Centuries of colonial rule could not suppress the democratic spirit of the Indian people. It again found full expression with India's independence and led to an unparalleled story in democratic nation building over the last 75 years. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की गाथा ने विश्व को एक स्पष्ट संदेश दिया है कि लोकतंत्र लोगों की आकांक्षाएं पूरी कर सकता है और उसने ऐसा कर दिखाया है और आगे भी जारी रहेगा। उनका ये भी कहना था कि बहुदलीय चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका और निष्पक्ष मीडिया लोकतंत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं। हालांकि नागरिकों और समाज में लोकतंत्र के प्रति चेतना ही इस प्रणाली को मजबूती प्रदान करती है। The India story has one clear message to the world that democracy can deliver, that democracy has delivered, and that democracy will continue to deliver. The structural features like multi-party elections, independent judiciary, and free media are important instruments of democracy. However, the basic strength of democracy is the spirit and ethos that lie within our citizens and our societies. Democracy is not only of the people, by the people, for the people, but also with the people, within the people. अफगानिस्तान में फंसे 110 लोगों को लेकर एक विशेष विमान आज काबुल से नई दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचा। इसमें 3 श्री गुरु ग्रंथ साहिब और हिंदू धर्म ग्रंथ भी भारत लाए गए हैं। भारत पहुंचे इन लोगों में भारतीय नागरिक सहित वहां फंसे हिंदू तथा सिख समुदाय के अफगान नागरिक हैं। अफगानिस्तान के ऐतिहासिक गुरुद्वारों से 3 गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण, महाभारत तथा गीता सहित प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ भी भारत लाए गए हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार इसमें अफगान हिंदू सिख अल्पसंख्यक समुदाय सहित 10 भारतीयों और 94 अफगान लोग लाए गए। 9 बच्चों, जिनमें 3 शिशु शामिल हैं, उन्हें भी भारत लाया गया है।
भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने ऑपरेशन देवी शक्ति के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ऑपरेशन देवी शक्ति को चलाया है, जिसके तहत तो आप सब लोगों का आना यहाँ पर हुआ है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम के तहत आप सबको यहाँ आने की अनुमति भी दी और गुरु ग्रंथ साहिब को और हमारे महाभारत के ग्रंथों को और हमारे रामायण के ग्रंथों को सभी को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनको आदरपूर्वक यथास्थान पहुँचाने का जिम्मा भी हम सब लोग लेते हैं। इंडियन वर्ल्ड फोरम ने भी इस सुचारू और सुरक्षित यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। सिख प्रतिनिधि मंडल ने भी भारत सरकार की मदद से अपने घर लौटने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 102 ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 3 ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਆਸਮਾਈ ਮੰਦਿਰ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अब तक अफगानिस्तान से 565 से अधिक भारतीय नागरिक निकाले जा चुके हैं। सरकार ने आज राज्यसभा में बताया कि देश में बैटरी सेल की कीमतों में कमी लाने के उद्देश्य से देश में आधुनिक रसायन सेल एसीसी के विनिर्माण के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। एक लिखित उत्तर में भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि इस प्रकार के सेल के विकास से बिजली से चलने वाली वाहनों की कीमतों में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर वस्तु और सेवा कर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रोत्साहन राशि 10,000 रूपये प्रति किलोवाट प्रति घंटे से बढ़ाकर 15,000 रूपये प्रति किलोवाट प्रति घंटे कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में अब तक ओमिक्रॉन के 25 रोगियों की पहचान की गई है। इन सभी में हल्के लक्षण हैं। आज नई दिल्ली में मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कुल वेरिएंट के 0.04% की जांच हुई है। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर तक केवल 2 देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई थी और अब 59 देशों में 2,936 ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 78,000 से अधिक संभावित मरीजों की पहचान की गई है, जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है। श्री अग्रवाल ने कहा कि विदेशों से आने वाले यात्रियों की प्रभावी जांच और निगरानी की जा रही है और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। राज्यों ने विदेशों से आने वाले यात्रियों की जांच और निगरानी बढ़ा दी है। एवरेज डेली केसेस देश में पिछले एक हफ्ते से करीब 8,427 की संख्या में रिपोर्ट हो रहे हैं और ओवरऑल केस पॉजिटिविटी पिछले एक हफ्ते की नोट करें तो 0.73% ओवरऑल केस पॉजिटिविटी देश में नोट की जा रही है। अगर पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं कि देश में अराउंड 8,503 टोटल केसेस नोट किए गए हैं और मुख्य इशू यह है कि हम देखें तो पिछले 14 दिनों से देश में 10,000 से भी कम संख्या में केस नोट किए जा रहे हैं और उसमें भी जो केसेस देश में आ रहे हैं वे लिमिटेड एरिया में पाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः 52% से अधिक केसेस केरला स्टेट से नोट किए जा रहे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर प्रतिदिन वैश्विक स्तर और भारत में कोविड की स्थिति की निगरानी के लिए नियमित बैठक हो रही है। उन्होंने कहा कि 5% से अधिक संक्रमण दर होने से जिला स्तर पर प्रतिबंधों को बढ़ा दिया जाएगा। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि मास्क के इस्तेमाल में कमी आ रही है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दोनों टीका लगवाना और मास्क पहनना बहुत ही आवश्यक है। इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चेतावनी जारी की है कि इससे ओमिक्रॉन के मामले बढ़ सकते हैं। देश में अब तक 131 करोड़ 18 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 74,57,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 7,678 रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.36% है। अब तक 3 करोड़ 41 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कल 8,503 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान रेलवे ने 945 रेलगाड़ियों से 43,422 टन चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि रेलवे की पहल से ऑक्सीजन स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई गईं ताकि प्रभावित क्षेत्रों में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन समय से पहुंचाई जा सके। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे बड़ी संख्या में कोविड मरीजों की जान बचाई गई। केंद्र सरकार ने 3 चरणों में 157 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा देश में अब तक 70 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि मंत्रालय ने नए मेडिकल कॉलेजों को जिला अस्पतालों और रेफरल अस्पतालों से जोड़ने की केंद्रीय सहायता योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि उन आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां कोई सरकारी या निजी अस्पताल नहीं है। ऐसे कई हेल्पलाइन दी है कि जिसमें हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं बाय मेंटल प्रोफेशनल्स। ऑल्सो सर हमने कुछ गाइडलाइंस भी जारी किए हैं हर एक स्टेट को कि जो मैनेजमेंट फॉर द मेंटल हेल्थ इश्यूज को एडवाइजरी दी है। मीडिया प्लेटफॉर्म से अवेयरनेस के लिए भी काम हो रहा है अलग अलग तरीके से, चाहे वो सोशल मीडिया से हो या फिर अवेयरनेस के माध्यम से। और सर वेबसाइट भी जारी की है जिसमें हेल्थ मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट से हम वो वेबसाइट बिहेवियरल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल हेल्पलाइन भी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम। राष्ट्र प्रथम का ये मंत्र है देश की ताकत। सबके प्रयास से बढ़ता है देश का सामर्थ्य। देश की प्रगति को मिले नई गति, नई शक्ति। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% 15 दिसंबर 2021 तक अवश्य जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट या फिर वो व्यक्ति जिनकी टीडीएस, टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनको एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। अधिक जानकारी और टैक्स जमा करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्र ने देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी। राष्ट्रीय राजधानी में पूरे सैन्य सम्मान और 17 तोपों की सलामी के साथ जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की गाथा ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि लोकतंत्र ने लोगों की आकांक्षाएं पूरी की हैं और आगे भी करता रहेगा। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में कल सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इससे लगभग 29 लाख किसान लाभान्वित होंगे। काबुल में फंसे 110 भारतीयों और अफगान नागरिकों को विमान से नई दिल्ली लाया गया। पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, रामायण, महाभारत तथा भगवत गीता को भी लाया गया। सरकार ने राज्यसभा को बताया, इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें कम करने के लिए देश में एडवांस केमिस्ट्री सेल का निर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई। केंद्र ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण मास्क के कम उपयोग पर चेताया और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 131 करोड़ 18 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा में नियम 193 के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन पर बुधवार को शुरू हुई चर्चा आज भी जारी रही। भारतीय जनता पार्टी सांसद रमेश बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के समय जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से निपटने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता के संदेश पर कांग्रेस के नेतृत्व में सरकारों ने कोई ठोस पहल नहीं की और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को स्वच्छ बनाने के सपनों को पूरा कर रहे हैं। श्री बिधूड़ी ने कहा कि राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के नाम पर यातायात सिग्नल पर गाड़ी कुछ सेकंड के लिए बंद करने का अभियान रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ चलाया जा रहा है, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि गाड़ी 30 सेकंड के लिए भी बंद करके दोबारा चालू करने से प्रदूषण 10 गुना ज्यादा होता है।
आरएसपी के एन.के. प्रेमचंद्रन ने कहा कि 1992 से लेकर 2021 के ग्लासगो सम्मेलन तक ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के समझौते में आधारभूत सिद्धांत के तौर पर विकासशील और विकसित देशों की गतिविधियों के बीच उनकी क्षमता के हिसाब से आकलन किया जाता रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर सरकार और लोगों के स्तर पर सतत प्रयास करने होंगे। भारतीय जनता पार्टी के जगदम्बिका पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को देश में पूरी तरह लागू किया है। कांग्रेस के बेनी बेनन ने कहा कि सरकार को ग्रीन हाउस गैस में कटौती के प्रयास करने के साथ ही वैकल्पिक ऊर्जा पर ज्यादा जोर देना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने कहा कि सरकार ने जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में 2030 के जिन लक्ष्यों की घोषणा की है उनके कार्यान्वयन में 7 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा। सरकार को बताना चाहिए कि ये पैसा कहां से आएगा। शिवसेना के राजेंद्र गावित ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति को लेकर सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए। भाजपा सांसद तापिर गाव ने कहा कि सरकार ग्लासगो में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास कर रही है और इसमें सभी राज्यों को सहयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का असर राजस्थान के रेगिस्तान के इलाकों में भी देखा जा रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा ने विद्युत चालित वाहनों, सौर ऊर्जा और सीएनजी से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उन पर सब्सिडी देने की मांग की। शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि अक्टूबर के महीने में और दीपावली के आसपास देश में और खास तौर पर दिल्ली में ऐसा माहौल बनाया जाता है जैसे कि पंजाब के किसानों ने पराली जलाकर पूरे देश में प्रदूषण फैला दिया हो। उन्होंने कहा कि सरकारों को किसानों को विकल्प देने चाहिए। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश में पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया गया है और केंद्र ने पराली के निस्तारण के लिहाज से मशीनों के लिए 700 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। लोकसभा के कई सदस्यों ने कोरोना वायरस महामारी के समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यों की सराहना करते हुए आज कहा कि इनके लिए सुविधाओं को बढ़ाया जाए। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में आज कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत केंद्र सरकार विशाखापत्तनम में रेलवे जोन के गठन सहित अन्य प्रकल्पों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसे लेकर राज्य के लोगों के मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में वैष्णव ने ये टिप्पणी तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य के रविंद्र कुमार द्वारा शून्यकाल में उठाए गए एक मुद्दे के जवाब में की। कुमार ने कहा कि तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2019 में दक्षिण तट रेलवे जोन बनाने और इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में स्थापित किए जाने की घोषणा की थी। उन्होंने इस परियोजना की वर्तमान स्थिति पर रेल मंत्री से स्पष्टीकरण जानना चाहा। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने शून्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 10वीं कक्षा की 17 लड़कियों को प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पर अन्यत्र ले जाकर भोजन के साथ नशीला पदार्थ देने के बाद उनका कथित यौन शोषण किए जाने का मुद्दा उठाया। मनोनीत सदस्य राकेश सिन्हा ने दुनिया भर में मौजूद भारत की पांडुलिपियों को वापस लाने और राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत इकट्ठा किए गए दस्तावेजों के हिंदी अनुवाद में तेजी लाने की मांग की। शुक्रवार होने की वजह से आज उच्च सदन में भोजनावकाश के बाद गैर सरकारी कामकाज हुआ। इस दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने देश में बढ़ते जल, वायु एवं भूमि प्रदूषण पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि 4 महानगरों सहित शहरी क्षेत्रों के प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस संकल्प में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए विभिन्न पक्षों के साथ काम करने के उद्देश्य से एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करने और देश में जल, वायु एवं भूमि प्रदूषण की वर्तमान स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने हेतु समय सीमा निर्धारित करने की मांग की गई है। भाजपा के शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत वर्तमान सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए समय रहते कई ऐसे कदम उठाए जिनका भविष्य में काफी अच्छा परिणाम मिलेगा।
बीजू जनता दल के डॉक्टर अमर पटनायक ने कहा कि प्रदूषण के कारण जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही गंभीर मामला है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस परियोजना से 29 लाख किसानों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित वास्तुकार बालकृष्ण दोषी से बात की है और उन्हें रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि वास्तुकला के क्षेत्र में बालकृष्ण दोषी का योगदान महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके कार्यों को उनकी रचनात्मकता, विशिष्टता और विविध प्रकृति के लिए विश्व स्तर पर सराहा जाता है। रॉयल गोल्ड मेडल वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। महिला अधिकारिता से संबद्ध संसद की स्थायी समिति ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत उपलब्ध धन के कम इस्तेमाल के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आलोचना की है। समिति की अध्यक्ष हीना विजय कुमार गावित ने संसद परिसर में बताया कि समिति ने केंद्र की इस योजना के क्रियान्वयन को और बेहतर बनाने के लिए 8 सिफारिशें की हैं। वर्ष 2014 से 2019 के लिए 848 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, जिसमें से केवल 622 करोड़ 48 लाख रुपए जारी किए गए। इनमें से कुल 25% ही खर्च किए गए। विद्युत मंत्रालय राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को ग्राम उजाला कार्यक्रम के अंतर्गत 5 राज्यों के 2500 गांवों में रियायती दर 10 रुपए में एलईडी बल्ब वितरित करेगा। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक शामिल हैं। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता नवाब मलिक ने एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष बिना शर्त माफी मांग ली है। श्री मलिक ने कहा कि उनकी असम्मान या नीचा दिखाने की कोई मंशा नहीं थी। दूरदर्शन कल से भोजपुरी के कई कार्यक्रमों को शुरू कर रहा है। इसमें भोजपुरी बोली के अलावा स्थानीय परंपराएं, कला और साहित्य पर भी कार्यक्रम होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महीने की 13 तारीख को दूरदर्शन गोरखपुर केंद्र में एक उपग्रह केंद्र का उद्घाटन किया था। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि दूरदर्शन गोरखपुर भोजपुरी पर आधारित 1 घंटे का कार्यक्रम प्रतिदिन प्रसारित करेगा। इन कार्यक्रमों से इस क्षेत्र में भाषा और संस्कृति का विस्तार होगा। डीटीएच सेवा के माध्यम से कार्यक्रमों को देखा जा सकेगा। नियमित रूप से कार्यक्रम सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक और रात 8 बजे से 8:30 बजे तक दूरदर्शन उत्तर प्रदेश प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र ने देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी। राष्ट्रीय राजधानी में पूरे सैन्य सम्मान और 17 तोपों की सलामी के साथ जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की गाथा ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि लोकतंत्र ने लोगों की आकांक्षाएं पूरी की हैं और आगे भी करता रहेगा। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में कल सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इससे लगभग 29 लाख किसान लाभान्वित होंगे। काबुल में फंसे 110 भारतीयों और अफगान नागरिकों को विमान से नई दिल्ली लाया गया। पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, रामायण, महाभारत तथा भगवत गीता भी लाई गई। सरकार ने राज्यसभा को बताया, इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें कम करने के लिए देश में एडवांस केमिस्ट्री सेल के निर्माण के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई। केंद्र ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण मास्क के कम उपयोग पर चेताया और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 131 करोड़ 18 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।